तो दर्शकों 2025 का वर्ष जल्दी ही शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे ये वर्ष हमारे लिए कैसे जाएगा, क्योंकि मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला के साथ साथ हमने शुरुआत कर रखी है अपनी वार्षिक राशिफल आदेश की श्रृंखला की। तो हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में कि उनके लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, यानी कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष कैसे जाने वाला है, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि वैसे भी 2025 को बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जो 4 मुख्य ग्रह जो लंबी दूरी के ग्रह हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसमें से जो अगर हम बात करें तो शनि है जो कि शुरुआत में ही राशि परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति है, राहु और केतु है, ये चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इसका परिणाम निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमने 2025 को 2 भाग में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं, जिसमें मई से पहले का समय और मई के बाद का समय आपके लिए कैसा रहेगा, ये ज्यादा आसान रहेगा आपको समझने के लिए। अब इनका प्रभाव आपके जीवन में यानी आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का देखने को मिलेगा, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आप गुजरेंगे उसे हम समझेंगे। साथ ही शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की शुरुआत और मध्य और अंत आपको देखने को मिलेगा, क्या रुकावट कुछ बन सकती है, रुकावट दूर होगी। इसके अलावा कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसे जाने वाला है 2025 का वर्ष, नई जॉब की चांसेस बनेंगे या पुराने जॉब में कुछ प्रमोशन या ग्रोथ आप देख पाएंगे। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, क्या 2025 का वर्ष पहले से आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, या कुछ संघर्ष की स्थिति बनेगी। उसी प्रकार से समझेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसे जाने वाला है 2025 का वर्ष। इसके अलावा विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग रहेगी, साथ ही आपके संतान प्राप्ति का योग बनेगा या पहले से संतान है तो उसके साथ किस प्रकार के व्यवहार की आप अपेक्षा कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ उपाय भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि हम आज बात करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, यानी कर्क राशि जातकों के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। शुरुआत इस प्रकार होने जा रही है। अब आपके लगन में ही जो है मंगल गोचर कर रहे हैं जो कि नीच भाव में है, तृतीय भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। उसके अलावा सूर्य बुध अपनी राशि जो गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं आपके छठे भाव में धनु राशि में गोचर करते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें अष्टम भाव में तो आपके शनि और शुक्र यहाँ पे विराजमान होंगे। आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में यहाँ पे शुक्र जो है यहाँ पे भी अपने गोचर की शुरुआत करने जा रही है, तो शनि तो पहले से यहाँ पे गोचर कर रही है। इसके अलावा राहु आपके नवम भाव में मीन राशि में गोचर करें, बृहस्पति आपके एकादश भाव में वृषभ राशि में गोचर करें, यहाँ पे जो बृहस्पति वक्री अवस्था में है। तो धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आपको देखेंगे। मुख्य तौर पर जो परिवर्तन है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 फरवरी को जो बड़ा परिवर्तन होगा उसमें जो बृहस्पति है वक्री अवस्था से वो बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा जो और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो 29 मार्च को होगा, लगभग 2.5 साल के बाद जो शनि है अब मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी कुंभ राशि को छोड़कर, यानी ये आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद 14 मई को हम देखेंगे तो बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि ने आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके 4 दिन बाद 18 मई को राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे और जो केतु है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। अच्छा, 29 मई से लेकर जो 18 मई का जो समय है, ये जो अंतराल रहेगा आप लोग जो समय का, इसमें जो है शनि और राहु की युति रहेगी मीन राशि में। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, या आपके कैसे आप कह सकते हैं आपके आस पास की परिस्थितियों के लिए। तो ये थोड़ा सा आपके समय आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है। उसके बाद दोनों ही पृथक हो जाएंगे और अपनी अपनी राशियों में गोचर करेंगे। तो ये जो 2025 का वर्ष इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ अगर नक्षत्रों की बात करें तो निश्चित तौर से उसका भी परिणाम देखने को मिलता है। तो नक्षत्र के हम देखें तो शनि जो है 2025 में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में ही रहेंगे जो अप्रैल में प्रवेश करेंगे। उसके बाद पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र यानी इसमें पीछे जाएंगे और अक्टूबर में ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो पूरे वर्ष इसी 2 नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की यदि हम बात की तो फिलहाल मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ये आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जून के महीने में। उसके बाद जो पुनर्वसु नक्षत्र या उनका खुद का नक्षत्र है तो वो प्रवेश करेंगे वो अगस्त के महीने में। तो वर्ष के अंत तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे लेकिन मुख्यतः इसी नक्षत्र में रहेंगे। राहु अभी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 2025 में और शतभिषा जो उनका स्वयं का नक्षत्र है वो 25 नवंबर को प्रवेश करेंगे। और केतु भी इस प्रकार से शुरुआत करने जा रहे हैं जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे 25 नवंबर को। तो ये जो नक्षत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी नक्षत्र में ये
चारों ग्रह गोचर करेंगे। अब इनके साथ जो भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा उसका हम विस्तार से आपके सामने तो वर्णन करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत तो हम देख रहे हैं सूर्य बुध आपके जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और नीच के मंगल जो है आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। देखिए गलतफहमी काफी आपको देखने को मिल सकती है, प्रतिक्रिया आप बिना सोचे समझे दे देते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने का शब्द नहीं मिल पाता तो फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखा जा सकता है। अपने आसपास के लोगों के साथ भी गुस्सा दिखाते नजर आ सकते हैं। द्वितीय भाव स्वामी जो है, तृतीय भाव के स्वामी अगर आप छठे भाव में गोचर करें तो खान पान से रिलेटेड कोई भी समस्या देख सकते हैं जो आपके पाचन को खराब कर सकता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, बीपी की समस्या, रक्त विकार की समस्या भी देखी जा सकती है। आप शनि शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो वात की अधिकता की वजह से भी कुछ जॉइंट के रिलेटेड प्रॉब्लम देखी सकते हैं। इसके अलावा शुगर की समस्या तो उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। आंखों की इन्फेक्शन या कुछ कमी की वजह से आंखों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वाइटामिन की कमी की वजह से हड्डियों की रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो कुल मिला के अपनी इम्यूनिटी पे आपको अच्छे से काम करना है, खान पान को उचित रखना है और सावधानी बरतनी है। क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है इस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही खान पान की लापरवाही में और कुछ व्यसन की में एडिक्शन की वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसमें आपको अच्छे से सावधानी बरतनी है। हालांकि 4 फरवरी को जैसे ही बृहस्पति आपके जो है वक्र से बाहर निकल के मार्गी होंगे तो भी थोड़ा सा आपको राहत जरूर देखने मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठे हैं जो आपके लाभ के स्थान पर बैठे हैं और एकादश के स्वामी जो है शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे के राशि परिवर्तन होता रहेगा। शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, बुध है, मंगल है, ये जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीने में ये अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन कुल मिला के यदि हम बात करें तो मंगल जो है थोड़ा लंबे समय तक आपके लगन में रहे हैं और इसमें गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने आसपास के लोगों को, संगति को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। किसी के बहकावे में, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, किसी गुस्सामे में आपको नहीं आना है, तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, आप उससे पहले जो राशि परिवर्तन होगा वो शनि का होगा। शनि आपके नवम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पे राहु पहले से गोचर कर रहे हैं तो पिता के संबंध में थोड़ा सा गिरावट देख सकते हैं। बहसबाजी, तनाव या वाद विवाद देखा जा सकता है। गुरु के साथ वाद विवाद देखा जा सकता है। आप किसी गुरु को अपमान भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। ये महीना जो है यानी 29 मार्च लेकर 18 मई तक का बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी चीज पर कोई टिप्पणी ना करें, किसी चीज पर कोई कमेंट ना करें जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो। यदि जानकारी है भी तो भी आपको शांत भाव में रहना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बृहस्पति जो 14 मई को आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आपको स्वास्थ्य संबंधी देखने को मिलेगी, कुछ संघर्ष की चीज देखने को मिलेगी, कोई खर्चा और कह सकते हैं कि हानि भी देख सकते हैं। पर कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बृहस्पति जो है छठे घर के स्वामी है, द्वादश भाव में बैठ के विपरीत राज्यों का निर्माण कराएंगे। तो ये तो स्थिति थोड़ा सा आपके पक्ष में बनती जा रही है। पर थोड़ा सा इसलिए मैं भी कह रही क्योंकि विपरीत राज्यों का निर्माण तभी होता है जब आप विपरीत परिस्थिति को फेस करते हैं, झेलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विपरीत परिस्थिति तो आएंगी पर उससे आप बाहर भी निकलेंगे। तो ये ज्यादा सही रहेगा कि आप पहले से सावधान रहें कि आपको इतना ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए भी खान पान को उचित रखें, अपने व्यवहार को उचित रखें। दूसरी बात यह है कि हर किसी के साथ बहसबाजी से आपको दूर रहना है, क्योंकि इसकी वजह से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहु आपके आ जाएंगे अष्टम भाव में, केतु आपके आ जाएंगे द्वितीय भाव में। तो ये भी थोड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है। द्वितीय भाव में आते ही परिवार के साथ कुछ संबंध विच्छेदन या कुछ दूर जाना पड़ सकता है, कुछ दूरी देख सकते हैं, डिस्टेंस देख सकते हैं। आपको खान पान की वजह से भी नुकसान देख सकते हैं। अब राहु अष्टम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी गुप्त समस्याएं भी दे सकता है, कुछ ऐसी समस्या दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव या एंजाइटी हो, जिसकी वजह से भी आपको ये ना पता लग पाए कि ये आखिर प्रॉब्लम क्या है, यानी रूट कॉज क्या है, किसी भी बीमारी की जड़ क्या है। तो ये राहु थोड़ा बताने में आपको चकमा दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो हम अपने दिमाग में ही सोच लेते हैं, वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान आपको करना है और योगा अगर व्यायाम आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन ध्यान से आप बहुत हद तक अपने जो भी आपकी ओवर थिंकिंग की जो समस्या है उससे आप दूर रह सकते हैं।
फोकस में आप बना सकते हैं, क्योंकि राहु केतु आपके फोकस में कहीं ना कहीं कमी करते हैं नजर आ रहे हैं। तो अष्टम भाव वैसे भी 6, 8, 12 भी भाव ज्योतिषीय दृष्टि में अच्छा भाव नहीं माना गया है। राहु यहाँ पे बैठ के कोई ना कोई समस्या आपको दे सकते हैं, तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे जो मुख्य एक बात नोट करने वाली वो ये है कि राहु की दृष्टि बृहस्पति पड़ेगी और बृहस्पति दृष्टि राहु पे पड़ेगी। तो ये गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है 18 मई के बाद। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अवरोध, रुकावट अपने स्वास्थ्य संबंधी में देख सकते हैं। जब आप रिकवरी करना चाह रहे हैं पर कहीं ना कोई रुकावट बनी हुई है, रिकवरी में देरी देख सकते हैं, रिलीफ मिलने में देरी देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको सावधान रहने की पहले से आवश्यकता है। देखिए, अगर कुछ फेवर भी है तो बहुत कुछ आपके अनफेवर भी है, तो यानी कि आपके विरुद्ध भी है। तो ये आप ये मत सोच के चले कि अगर विपरीत राज हो गया तो आप उससे बाहर भी निकलेंगे। राहु कहीं ना कहीं उसको अड़ंगी जरूर डाल सकता है, तो अवरोध बना रह सकते हो। तो इसके लिए आपको बृहस्पति को मजबूती देनी है, उसको बल देना है। उसके भी बहुत से उपाय हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी शिक्षा और करियर की, तो देखिए पंचम भाव के स्वामी आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिलते हुए भी आप उसको स्टेप नहीं ले पा रहे, कहीं ना कहीं एक ऊर्जा की कमी है, एक हिम्मत की कमी, एक साहस की कमी है। और जब स्टेप नहीं ले पा रहे तो कहीं ना कहीं जो आप जिस फील्ड में उसमें भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो एक फ्रस्ट्रेशन, इसकी वजह से ये चिड़चिड़ापन जो होता है, एक झुंझुलाहट आपके भीतर जरूर देखी जा सकती है। खासकर विद्यार्थियों अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में देख सकते हैं, क्लैरिटी की कमी देख सकते हैं। अभी कुछ शुरुआत अभी बन रही है, तो बृहस्पति जो कि वक्री दृष्टि में पड़ रही है उनके पंचम भाव में, तो शुरुआत तो कह सकते हैं थोड़ी चैलेंजिंग रह सकती है। प्रयास कर रहे हैं, आपको परिणाम नहीं मिल पा रहा, परिणाम भी मिल रहा है तो आपको वो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो कुछ वक्री ग्रहों का प्रभाव इस प्रकार से होता है। तो कई प्रयास करने के बाद आपको कुछ परिणाम देखने को मिलता है। वक्री ग्रह जो बृहस्पति है वो अब निकलेंगे, आपके मार्गी होंगे 4 फरवरी को। अब 4 फरवरी तक थोड़ा सा आपको संयम बना के चलना है, उसके बाद आप समय देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। बृहस्पति बहुत सपोर्ट करेंगे। हालांकि एकादश के स्वामी शुक्र भी, वो भी उनके राशि परिवर्तन होकर नवम भाव में आएंगे, राहु के साथ, यानी कि युति होगी। थोड़ा आप मार्ग से भ्रष्ट हो सकते हैं, आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन को भी आप शंका की दृष्टि से देख सकते हैं, या किसी के बहकावे में आके उससे भी आप जो है अब अलग जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत कुछ स्थिति या परिस्थिति हमारे जीवन में बनती है जो हमें एक प्रकार का सबक भी सिखाती है। तो अगर आप पहले से सावधान रहेंगे तो हो सकता है कि बहुत से सबक से आप जो है सावधान रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें आप उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अच्छे मौके आपको मिलेंगे, बढ़िया एक बनने जा रही है। विदेश के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो 14 मई के बाद का जो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। तो हो सकता है कि उच्च शिक्षा के लिए, आप विदेश के लिए 14 मई के बाद का जो समय आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक सफलता पूर्वक आपको सफलता से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर होगा द्वादश भाव में होगा, जो आपके नवम भाव के स्वामी है। तो यात्रा करवाएगा, लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कॉम्पिटिशन की आप प्रयास करें तो शुरुआत काफी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा मैं कहने जैसे कहा कि संघर्ष की स्थिति है और प्रयास अधिक करना पड़ सकते हैं, क्योंकि छठे घर के स्वामी अभी वक्री अवस्था में एकादश भाव में है। तो जैसा परिणाम चाह रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ सकता है। हालांकि 4 मई के बाद ये स्थिति आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाली है और अनुकूल रहेगी। कैंपस प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है, ढीली रह सकती है, लेकिन अगर हम बात करें फरवरी मार्च के समय जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद भी अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, पर आपके लिए जो स्थिति वो आपके अनुकूल रहेगी। कुछ अच्छी शुरुआत आप देख सकते हैं, करियर की शुरुआत आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ आप अगर इंटर्नशिप के आपको ऑफर मिले तो अगर हम देखें तो काफी अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे आपकी एनर्जी जो ऊर्जा लो चल रही थी उसमें आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम समझे तो दशम भाव के स्वामी मंगल है, उनकी स्थिति काफी पहले से बेहतर होगी। मार्च अप्रैल में जो मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे उसके बाद आपके तृतीय भाव में आएंगे। तो केतु क्योंकि यहाँ पे बैठ के मंगल के साथ थोड़े के साहस में कुछ कम गिरावट करेगा, और हो सकता है कि कुछ स्टेप लेने में आपको हिचक हो, हेजिटेशन हो, तो थोड़ा सा इस पर आपको काम करना होगा। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव और उच्च बनाए रखें, हाई बना के रखें। इसके अलावा करियर की शुरुआत काफी बढ़िया रहेगी, लाभ के अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेगा, और एक कह सकते हैं कि अनुभवी टीम के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है। और ये भी संभव है कि स्थान से बाहर आपको ऑफर मिले। तो अगर हम मई के बाद की अगर हम बात करें, पहले से अगर हम बात करें तो फिलहाल तो कुछ स्थिति
थोड़ी सी कह सकते हैं वीक रह सकती है आपके लिए, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? दशम भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में लगन में गोचर कर रहे हैं। बहुत दिनों से गोचर कर रहे हैं और थोड़ा इनका समय लंबा रह गया है, 4 महीने के बराबर लगभग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मंगल है थोड़ा-सा आपके जीवन में अमंगल का काम कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी ऊर्जा को दबा रहे हैं बल्कि आपकी सोचने समझने की शक्ति को भी काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। अब इंसान जब तक शांत भाव में रहेगा तभी वो अच्छी बातें और एक अच्छे आइडियाज़ और एक अच्छे काम पर वो वर्क कर सकता है, प्लानिंग पे काम कर सकता है। अगर वो झुंझलाहट में रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा तो किसी में भी अच्छे से कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं बना पाएगा। तो यही वजह हो सकती है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो परिस्थिति आपके अनुकूल ना बनने की वजह से भी थोड़ा आपको ये झुंझलाहट देखी जा सकती है, पर जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें नई जॉब के लिए प्रयास करें तो शुरुआत काफ़ी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। बस कुल मिला के आपको अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखना है, हाई रखनी है। किसी के बहकावे में आने से पहले आपको ग्राउंड में रहकर अच्छे से उसे काम करना है, उसकी हकीकत को, उसकी रियलिटी को समझना है, बजाय इसके कि आप दूसरों पर आँख मूंद कर विश्वास करें। ये भी संभव है कि कुछ आपको जो गाइडेंस है वो गलत मिल जाए, तो जिसकी वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। फरवरी के बाद का समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। अब 29 मार्च को शनि जो है आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे राहु के साथ इनकी युति रहेगी। थोड़ा सा यात्राएं आपकी संघर्षपूर्ण रह सकती है। कुछ यात्रा में अगर आप गए हैं तो स्थिति इतनी सामान्य देखने को नहीं मिल पाएगी। ये भी संभव है कि जिस उद्देश्य से आप यात्रा में गए हैं तो वहां पे भी काम बनता हुआ नजर नहीं आएगा, तो कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या हो सकता है कि आपका अनुभव अच्छा ना हो। तो ये थोड़ी समस्या आपको शुरुआत में ये देखी जा सकती है 29 मई से 18 मई के बीच की। उसके बाद का जो समय वो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे जो जो राहु है आपके अष्टम भाव में रहेंगे, शनि आपके नवम भाव में रहेंगे और बृहस्पति आपके जो है द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आपको मई के बाद का जो समय काफी राहत भरा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो स्थान से बाहर आपको प्रयास करें उसमें जो आपको रुकावट बना हो वो भी दूर होती जा रही है। 18 मई के बाद कुछ स्थान से बाहर कुछ आपको जॉब का काम करने का मौका मिल सकता है। अभी जो मौका आपको नहीं मिल पा रहा था, जो आपकी बात आगे के लिए टल रही थी, तो मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय या कुछ डिसीजन आप लेने में सहज भाव में रहेंगे 4 फरवरी के बाद। और प्रमोशन अगर ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो आप कह सकते हैं 4 फरवरी के बाद ही कुछ समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब ये 14-15 जनवरी को जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तो इनकी दृष्टि आपके लगन पर भी पड़ेगी, तो आत्मविश्वास में वृद्धि तो देखने को मिलेगी। साथ ही अधिकारी और आपके जो सीनियर बॉस है उनसे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा नई जॉब के लिए भी जैसे मैंने बताया शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन 18 मई के बाद का जो समय थोड़ा सा आपके लिए विकट रह सकता है, क्योंकि तब आपके जो छठे वर्ग के स्वामी हैं आपके बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, यहाँ पे विपरीत राज्यों का निर्माण करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको पहले असफलता देखने को मिल सकती है, उसके बाद ही सफलता आपको देखने को मिल सकती है। इसमें थोड़ा विलंब आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा समय आपको अधिक लगाना पड़ सकता है। तो स्थिति इतनी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी मई के बाद की अगर हम बात करें। उससे पहले अगर आप प्रयास करें तो आपको निश्चित तौर से अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। पर 29 मार्च से लेके 18 मई तक का जो समय है थोड़ा सा आपके लिए सावधान, थोड़ा सा विकट रह सकता है, चैलेंजिंग रह सकता है, थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप जैसे मैंने बताया ग्रोथ के अच्छे चांसेस आपको 4 फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगा। मई के बाद का जो समय अगर हम देखें अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो है वो भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। कुछ आपको अनुभव भी देखने को मिलेगा, कुछ असफलताएं भी आपको देखने को मिल सकती है, पर उससे आप जो अनुभव सीखेंगे वो आपके लिए कारगर साबित होंगे। कुल मिला के आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आपके आगे की स्ट्रैटेजी के लिए, प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है मई के बाद का समय, आपके करियर के लिए, आपके जो कार्य क्षेत्र में आपकी ग्रोथ के लिए। तो अगर आप अभी तक परेशान है अपनी ग्रोथ को लेकर, प्रमोशन को लेकर, तो उसमें स्थिति आपको पहले से काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी मई के बाद। वैसे भी 4 फरवरी के बाद जो सुधार आपको देखने को मिलेगा वो भी आप एक कह सकते हैं कि आपके लिए राहत बड़ी बात हो सकती है, रिलीफ आपको मिलता नजर आ रहा है 4 फरवरी के बाद। दर्शकों, व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष? तो जैसे मैंने बताया कि आपके जो सप्तमेश है वो अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 2.5 साल तक काफ़ी परेशान रहे हैं, काफ़ी वक्री अवस्था में आके भी काम में काफ़ी रुकावट आपको देखने को मिली, और ये भी संभव हुआ होगा कि आपने कुछ काम को बंद भी कर दिया हो, कुछ अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जल्दी ही 29 मार्च को जो शनि है आपके सप्तम के स्वामी है आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो भाग्य का स्थान है। तो भाग्य का सपोर्ट आपको तो देखने को मिलेगा, पर क्योंकि शनि आपके
अष्टम भाव के स्वामी जो नवम भाव में जाएंगे तो अचानक कुछ लाभ के संकेत मिलेंगे, कुछ काम बनता नजर आएगा, कुछ पुराने प्रोजेक्ट से आपको लाभ देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में भी कुछ आपको तेजी देखने को मिल सकती है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में, व्हीकल के बिजनेस में कुछ अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में जिसमें ब्यूटी इंडस्ट्री है, डिजाइनिंग के क्षेत्र है या लग्जरी आइटम, उसमें भी कुछ अच्छी आपको कह सकते हैं कि ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब 29 मार्च से लेकर 18 मई तक थोड़ा सा आपको सावधानी बरती है। ऐसे में कोई भी निवेश करने से आपको बचना होगा, इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, किसी गलत निवेश में पड़ सकते हैं, कोई गलत निर्णय के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको इससे काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। 18 मई के बाद जो निर्णय लें तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो कुछ समय 29 मार्च से लगभग सवा पौने 2 महीना जो है आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करेंगे तो 4 फरवरी के बाद जैसे ही बृहस्पति जो है मार्गी होंगे और शुक्र की स्थिति पहले से बेहतर होगी, आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर में काफी जो फ्लक्चुएशन बनी हुई है, जो एक गिरावट बनी हुई, तो उसमें एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, उछाल आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में आपको मध्य जनवरी के बाद का समय जो काफी बढ़िया रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा फिर डाउन होगा मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसमें काफी उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा। उसके बाद जो जो मध्य मार्च के बाद का जो समय वो फिर आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा शेयर मार्केट में। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने जरूर मिलेगा, पर धीरे धीरे इसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। पर जो भी आपको निवेश करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके जो है गुरु चंडालियों का भी निर्माण बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो विरोध रुकावट आपको जरूर देखने को मिलेगा काम में। खासकर विदेश के लिए आप प्रयास करें तो विदेश में आपके जो भी आपके प्रयास रहेंगे थोड़े से उसमें वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बृहस्पति आपके आएंगे 14 मई को द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका अनुभव आपको कुछ ना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आपको दिला सकता है। पर क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से भी कुछ रुकावट अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। आप अपने अनुभव पे, अपनी कैपेबिलिटी पे अच्छे से विश्वास करके चलें। आप कई बार अपने अनुभव को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं या ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं, तो आपको बैलेंस बना के चलना होगा। ये बहुत जरूरी है आपके व्यवसाय के लिए, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं ये आपकी भावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, और इतने ऐसे कर सकते हैं कि जिस पर वजह से आप कहीं ना कहीं असहज महसूस करें कोई भी निर्णय लेने में। तो एक बैलेंस की स्थिति आपको होनी चाहिए। बैलेंस की स्थिति तब होती है जब आपको उसके बारे में, जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसके बारे में आपको बस सही और सटीक जानकारी है, अनुभव अच्छा है, अपडेट है, और आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपको नॉलेज है, तो डेफिनेटली तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होती नजर नहीं आ रही है। पर क्योंकि आप अगर आप अप टू डेट नहीं होंगे, आप वेल एजुकेटेड नहीं होंगे, जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी से नॉलेज नहीं होगी, तो उसके लेकर आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और ये अवरोध आपको लगातार देखने को मिल सकता है। तो ये इसमें आपको सावधानी बरतनी है। इसके अलावा अगर आप जो स्थान से बाहर अगर प्रयास करें उसमें कुछ आपको रुकावट देखने को मिल रही है, तो वो भी 18 मई के बाद भी काफी कम होती नजर आ रही है। तो 18 मई के बाद जो भी अब तक आपकी रुकावट है स्थान से बाहर के निवेश की, या कुछ भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी आपकी दूर होगी और आपको कुछ ना कुछ अवसर और मौका जरूर मिलेगा अपने व्यापार के विस्तार का, उसको सुदृढ़ करने का, उसको स्टेबल करने का, और कुछ नए क्षेत्र में भी आप अपना निवेश कर सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ये थोड़ी स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। जब शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जो सप्तम के स्वामी हैं, नवम भाव में बैठकर यहाँ पे जो शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव में रहेगी, जो लाभ के भाव है, तो भाग्य और लाभ का साथ आपको दोनों को देखने को मिलेगा। काम आपकी जो पहले से रुके हुए थे और रुक रुक के चल रहे थे, तो उसमें भी गति आपको देखने को मिलेगी, कुछ नए अवसर आपको जरूर मिल सकते हैं, और साथ ही आपको लाभ के नए संकेत देखने को मिलेगा। लाभ की अच्छी उम्मीद देखी जा सकती है, फाइनेंस की दिक्कत दूर हो सकती है। बट क्योंकि शनि है यहाँ पे, तो थोड़ा सा विलंब के साथ या संघर्ष के साथ या मेहनत अधिक आपको करनी पड़ सकती है। शनि जब भी आपको परिणाम देंगे तो बिना इसके आपको परिणाम नहीं देने वाले हैं। तो आप समझ के चलिए कि अब तक आपको आपकी जो मेहनत का उचित परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था, तो शनि अब आपको ये मेक श्योर करेंगे कि आपको इसका परिणाम अच्छे से देखने को मिले। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष। मई से पहले की यदि हम बात करें तो अभी तक जो समय है थोड़ा सा आप शुरुआत आपके विपरीत रह सकती है। पंचमेश मंगल नीचे अवस्था में लग्न में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य बुध आपके छठे भाव में गोचर करें। बातचीत का जो जरिया है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। कम्युनिकेशन में कमी के चलते ईगो क्लैशेस की संभावना शुरुआत में काफी देखी जा सकती है। फ्रस्ट्रेशन देखा जा सकता है, आपकी भावनाओं को ना समझने पर अपने पार्टनर पर किसी प्रकार का कोई दबाव बना सकते हैं या उससे दूरी बना के चल सकते हैं। कुछ इस प्रकार की एक मतभेद, एक डिस्टेंस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है, जो धीरे धीरे दूर होता नजर आएगा। वक्री बृहस्पति भी पुरानी बातों को आपके सामने बार बार लेकर आएंगे, जिसकी वजह से भी एक बात बनने में भी थोड़ा समय लग सकता है। फरवरी के बाद से अगर हम बात करें तो मार्च और मध्य मार्च से बात करें, मध्य अप्रैल तक का समय काफी बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। इसमें आपकी जो शुरुआत थोड़ी सी आपकी बेहतर रहेगी, पहले से काफी बेहतर रहेगी।
रहेगी। एक हेल्दी शुरुआत आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है, एक अच्छी समझदारी, एक मैच्योरिटी देखी जा सकती है, तो उसमें आप अच्छे से काम करते नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा आपको जब राहु आप जो है कि शनि की जो इनकी युति बनेगी नवम भाव में, थोड़ा-सा आपको गलतफ़हमी का शिकार हो सकते हैं और जिसकी वजह से संबंध विच्छेद हो सकता है। ये समय आपके संबंध के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग रह सकता है, जिसमें राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, जिसमें शनि की भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपके अपने रिलेशनशिप को लेकर एक मन उच्चाटन की स्थिति या डिटैचमेंट की स्थिति देखी जा सकती है। पूरी तरीके से आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना सकते हैं 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो समय है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यदि आपके रिलेशनशिप में यदि विश्वास है, ईमानदारी है तो आगे भी चलेगा और यदि नहीं है तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। उसका ब्रेकअप आप देख सकते हैं इस दौरान। इसके अलावा मई के बाद की हम बात करें तो प्रेम संबंध के लिए आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। आप नए रिलेशनशिप की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये भी एक संभावना देखी जा सकती है। आप शनि जो कि आपके नवम भाव में रहेंगे और राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे और बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो संबंध बनने में, जुड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, अवरोध देख सकते हैं, रुकावट देख सकते हैं और संबंध जुड़ने के बावजूद भी कहीं न कहीं विश्वास की, कॉन्फिडेंस की कमी बनी रह सकती है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा-सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो आप मार्च के बाद ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तब सप्तमेश की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। जो अब तक आपको काफ़ी रुकावट, अवरोध देखने को मिल रहा था, अब आपकी चर्चा जो है वो सफल रह सकती है 29 मार्च के बाद। तो एक विवाह का योग आप देख सकते हैं मार्च के महीने के बाद का, यानी अप्रैल मई से लेके अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा मई के बाद का जो समय है वो आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके विवाह के लिए थोड़ा-सा उपयुक्त देखा जा सकता है। अभी थोड़ी स्थिति विकट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ आप लोगों के बीच में अगर संबंध बन रहा है, कुछ बातचीत चल रही है तो कहीं न कहीं ये अवरोध आपको देखने को मिलेगा 29 मार्च से 18 मई। तो ये डेट्स आप ज़रूर याद रखें और थोड़ा सावधानी बरतें। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? देखिए सप्तमेश काफ़ी समय से आपको परेशान कर रहे हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, परिवार की तरफ से या आपसी कुछ मतभेद की वजह से आप लोगों के बीच में जो भी कमी बनी हुई है, जो गिरावट बनी है संबंध को लेकर, ये संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हुए भी एक सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है, तो उसमें भी आप देखेंगे राहत मिलती नजर आ रही है। अब 29 मार्च के बाद अगर हम पहले तो मैं वही समय रहेगा जो अभी तक चलता आ रहा है, 29 मार्च के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। सप्तमेश नवम भाव में, भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो रिश्तों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो भी गलतफहमी है वो दूर होती नजर आ रही है। फाइनली आप एक दूसरे को एक सहयोग करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करते नजर आएंगे, दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ रियलाइजेशन आप लोगों के बीच में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी के लिए, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए। ये आप परिवर्तन आप देखेंगे 29 मार्च के बाद। पर मैंने बताया जैसे कि 29 मार्च लेकर 18 मई तक थोड़ा सावधान रहने की इसलिए भी आपको आवश्यकता है। राहु के साथ इनकी युति बनी रहेगी और राहु के साथ शनि एक श्रापित योग का निर्माण करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके भीतर शंका को भी उत्पन्न कर सकते हैं, विश्वास में कमी ला सकते हैं और ये एक वजह हो सकती है कि आप अपनी किसी भी परिस्थितियों को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ सकते हैं या अपनी तरफ से अपनी कल्पना में ही आप उसको जज कर सकते हैं। ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये समय है, आपको संयम बरतना है, आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे कोऑपरेट करना है, उनकी बातें सुननी है, उनको भी समझाना है और स्थिति थोड़ा सा विकट है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी 18 मई के बाद फिर आपको राहत देखनी मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा समय आपको सावधान रहना है। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा शुरुआत में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके बाद धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। खासकर 4 फरवरी के बाद जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे आपको इसमें भी एक गति देखने को मिलेगी। अच्छा, बृहस्पति अभी 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो ये आपके लिए उपयुक्त समय रहेगा। उसके बाद थोड़ा संघर्ष इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो कुछ आपको संघर्ष लंबा देखने को मिल सकता है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु गुरु चंडाल की योग रहेगा, तो काफी अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। तो संतान प्राप्ति का जो समय है वो आपको मई से पहले काफी स्ट्रांग है, उसके बाद थोड़ा सा वीक होता नजर आ रहा है। इसमें आपको अपने बृहस्पति को मजबूती देनी है, पंचमेश को भी मजबूती देनी, पंचमेश राशि परिवर्तन करके, हालांकि आप इनका तो राशि परिवर्तन होता रहेगा तो उसको तो आपको मजबूती देनी है। बृहस्पति को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो जिसकी वजह से भी आप जो संतान के कारक हैं उनको अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि एक तो द्वादश भाव में रहेंगे, दूसरे राहु के प्रभाव में रहेंगे, तो दो नेगेटिविटी बनने जा रही है मई के महीने में, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान से आपको संतोष और असंतोष दोनों देखा जा सकता है। संतान के कुछ नुकसान, उनके कारण कुछ नुकसान उठाना भी पड़ सकता है, कुछ लॉस भी देखने को मिल सकता है, तो ये भी एक संभावना देखी जा सकती है। अब उपायों की हम बात कर लेते हैं। देखिए,
बृहस्पति को जैसा मैंने शुरुआत में कहा था बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। बृहस्पति के मंत्र का जाप कर सकते हैं जो बीज मंत्र है। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार के दिन आप हो सके तो केले की जड़ की पूजन कर सकते हैं और पीले वस्तु का दान कर सकते हैं और जो गाय है उनको भीगी चना और गुड़, चने की दाल और गुड़ खिला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। साथ ही अपने बड़े बुजुर्ग का पैर छूट के आशीर्वाद है। किसी का अपमान ना करें, किसी बुजुर्ग का, किसी गुरु का अपमान ना करें। ये जो योग, गुरु चंडाल योग का ये जो प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही नेगेटिव पड़ेगा यदि आप ऐसा करेंगे। खासकर यदि आपकी बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी गुरु का, पितृ का अपमान कर रहे हैं या अपने किसी पुजारी का, पंडित का अपमान कर रहे हैं या जो भी इष्ट जो आपके जो है आप इष्ट देव हैं जो भी, उनको आप बहुत अच्छे से मनाएं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि आप इनको इग्नोर करते हैं, इनको आप बहसबाजी में पड़ते हैं। तो इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है बजाय इसके कि आप इनका पैर छू के आशीर्वाद लें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको अपने सप्तमेश को, तो शुरुआत में थोड़ा सा तो ढीला है ही है। साथ ही 29 मार्च से लेकिन 18 मई तक का जो समय कुछ अच्छा खासा 3-4 महीने का समय है। तो आपको अपने सप्तमेश को मजबूती करना देना है। इनको आप चाहे तो शनि संबंधी वस्तु का दान कर सकते हैं। किसी गरीब बुजुर्ग की आप सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनकी दवाई से, भोजन से और अन्य प्रकार से जिस प्रकार का आपका सामर्थ्य है उस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा हो सके तो आप काली वस्तु, काली दाल जैसे काले तिल का तेल का आप दान कर सकते हैं। शनिवार को अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। यदि आप शनि मंदिर नहीं भी जा सकते तो आप शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करें क्योंकि मंगल आपकी योग कारक ग्रह है। इनको आप प्रसन्न करेंगे तो ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, ये जो उपाय है आप इसे जरूर करें और ये थोड़ा सा आपको उपाय पूरे वर्ष आपको करना है। ये आप सोचे ना कि ये आपको अब तक करना है, कब तक करना है। इसके अलावा आपको अपने जैसे मैंने बताया मंगल को मजबूती देना है। अब राहु केतु अगर आपको परेशान कर रहे हैं, राहु केतु की दशा आपकी शुरू होने जा रही है, तो आप राहु केतु के लिए चिड़ियों को दाना और कुत्ते को, जो गली के कुत्ते हैं उन्हें भोजन जरूर खिलाएं। तो इससे भी आपके राहु केतु शांत हो सकते हैं। तो दर्शकों, ये उपाय आप जरूर करें, इसका और श्रद्धा विश्वास के साथ करें, इसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेश्चन, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।